दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 12 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के लोगों को काम की तलाश में अब दूसरे राज्य यानी कि बाहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। जी हां, बिहार के लोगों के लिए बिहार में ही उन्हें काम देने के लिए बिहार सरकार योजना बना रही है। जी हां, बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में टेक्सटाइल एवं लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। जी हां, और जल्द ही टेक्सटाइल एवं लेदर नीति लाई जाएगी। जी हां, मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि बिहार को टेक्सटाइल एवं लेदर उद्योग का हब बनाया जाएगा। जी हां, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश टेक्सटाइल का हब हो गया है और इंडियन कंपनी भी यही से ही कपड़ा का निर्माण कर रही है। जी हां, उन्होंने बताया है कि बिहार में भी टेक्सटाइल लेबर की कमी नहीं है। सरकार ने कोरोना काल में बिहार लौटे मजदूरों का सर्वे कराया है, जिसमें सबसे अधिक कपड़ा निर्माण कार्य से जुड़ा लेबर पाए गए हैं, यानी कि सिलाई का काम करने वाले लोग पाए गए हैं। दोस्तों बैंक ग्राहकों के लिए एटीएम से हर महीने फ्री लिमिट से ज्यादा का लेन देन अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आरबीआई ने ग्राहकों से लिए जाने वाले कस्टमर चार्ज और गैर बैंक एटीएम चार्ज बढ़ा दिया है। आपको बता दूं कि आरबीआई ने एटीएम से लेन देन पर इंटरचेंज फीस बढ़ा दिया है, जिसका सीधा अर्थ है कि अगर आप अपने बैंक की जगह किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो फिर फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर आपका ज्यादा पैसा काटेगा और यह बढ़त 1 अगस्त 2021 को लागू होगा। इसी तरीके से आरबीआई ने कस्टमर चार्ज के सीमा में भी प्रति ट्रांजैक्शन 20 रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए कर दी है, यानी कि अपने बैंक के एटीएम में फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट क्रॉस करने पर आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि यह बढ़त 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। जी दरअसल भाजपा के बड़े नेता मुकुल राय ने घर वापसी कर ली है, यानी कि वे टीएमसी में लौट आए हैं। दरअसल वे अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ टीएमसी के मुख्यालय पहुंचे और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोपहर 3:30 बजे उन्होंने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि शुभ्रांशु राय भी भाजपा का साथ छोड़कर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी की भी टीएमसी में आने की अटकलें लगने लगी है, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि जब टीएमसी से भाजपा में जाने वाले नेताओं की कतार लगी तो फिर उसमें मुकुल राय सबसे पहले नंबर पर थे। वह ममता बनर्जी के सबसे खास माने जाते थे, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर उन्हें टीएमसी से बाहर कर दिया था। आपको बता दूं कि इस वक्त भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जो टीएमसी में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मुकुल राय को लेकर लगातार अटकलें लग रही थी। सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल भाजपा में शुभेंदु अधिकारी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, उन्हें नेता विपक्ष भी बनाया गया है। ऐसे में मुकुल राय की बेचैनी लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी में लौटने का मन बना लिया। दोस्तों कोरोना संक्रमण के प्रसार में कमी और लॉकडाउन में ढील के कारण आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार में चल रहे सामुदायिक रसोई को बंद करने का फैसला किया है। जी हां, विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर सामुदायिक रसोई को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यालय के आदेश के बाद कई जिलों में जहां लोगों ने खाना बंद कर दिया था, वहां रसोई बंद कर दी गई है। बचे हुए जिलों में भी इसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों बागडोगरा से बिहार की ओर मानसूनी बादलों का विस्तार अब लगभग तय कर चुका है कि बिहार में आज या फिर कल मानसून प्रवेश कर जाएगा। जी हां, अगर ऐसा होता है तो फिर 12 बरस के बाद बिहार में मानसून के बादल समय से पहले बरसेंगे। आंकड़े बताते हैं कि इससे पहले साल 2008 में समय से पहले मानसून के बादलों का प्रवेश हुआ था। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़े के मुताबिक 9 जून 2008 को मानसून सबसे पहले बिहार में आया था। तब बिहार में सामान्य से अधिक बारिश भी दर्ज की गई थी। इसके बाद के सालों में न केवल मानसून देरी से बिहार में पहुंचा, बल्कि बारिश का बिहार में हर साल टोटा रहा। यही वजह थी कि साल 2008 से लेकर 2019 के बीच सबसे ज्यादा गर्म मौसम और हीट वेव की स्थिति बिहार में देखी गई थी।
दोस्तों, नालंदा जिले के करायपर चुराय प्रखंड के दिरीपर गांव से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। यहां कौशल्या देवी और उनकी पोती दोनों शौचालय में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। कौशल्या देवी का इस दुनिया में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और न ही उन्हें किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ भी मिल रहा है। दादी पोती दोनों शौचालय में रहने के लिए मजबूर हैं। दरअसल कौशल्या देवी के पास ना तो कोई घर है और न ही रहने का कोई अन्य ठिकाना। चलते हुए इनकी लाठी भी डगमगा जाती है। ऊपर से 10 साल की पोती की जिम्मेवारी, जिसके ऊपर से भी माँ बाप का साया उठ चुका है। लाचार दोनों दादी पोती अपने गांव में ही घर घर भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही धूप और पानी से बचने के लिए दोनों ने शौचालय में ही अपना आशियाना बना लिया है। दोस्तों, देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में कल कांग्रेस की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। राजधानी पटना में भी बिहार कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ कमर तोड़ महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार में कांग्रेस सड़क पर नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में सदाकत आश्रम से निकले कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ कल कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में बिहार के कांग्रेसी भी महंगाई को लेकर सड़क पर उतरी और प्रदर्शन किया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि बीजेपी जब विपक्ष में बैठी थी तब वह पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को मुद्दा बना दी थी, लेकिन आज खुद शासन में रहने पर वह इस पर चुप्पी साधे बैठी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि कमर तोड़ महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों को सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के नेता पेट्रोल पंप पर पहुंचे और फिर वहां केंद्र सरकार के खिलाफ यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, बिहार के जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों की 6 माह तक की सजा माफ की जा सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार इस पर विचार कर रही है। खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। इस संदर्भ में पटना हाई कोर्ट के जज अश्विनी कुमार सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा के बीच बैठक भी हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि बिहार के जेल से कैदी रिहा हो जाएंगे। 1 से 3 साल के बीच सजा पाने वाले कैदियों को 2 माह पहले रिहा किया जा सकता है। 3 से 5 साल के बीच सजा पाने वाले कैदियों को 3 माह पहले रिहा किया जा सकता है। 5 से 7 साल के बीच सजा पाने वाले कैदियों को 4 माह पहले रिहा किया जा सकता है। 7 से 10 साल के बीच सजा पाने वाले कैदियों को 5 माह पहले रिहा किया जा सकता है। 10 साल की सजा पाने वाले कैदियों को सजा पूरी होने से 6 माह पहले रिहा किया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में कुल 59 जेल हैं, जिसमें 62,000 से अधिक कैदी बंद हैं, जबकि जेलों की क्षमता 46,000 है। ऐसे में सरकार इस पर फैसला ले सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों, क्या बिहार में भी खेला होगा? जी हां, बिहार की राजनीति में खींचतान इसी को लेकर जारी है। सत्ताधारी एनडीए के कुछ सहयोगी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। जी हां, अब शुक्रवार को यानी कि कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने सियासत को फिर से गर्म कर दिया है। कल ही लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था और ऐसे में अचानक जाकर मुलाकात करने के बाद राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे हैं। इधर मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बातों को छोड़कर कुछ सामाजिक बातें हो, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई किसी से भी मिल सकता है। हमने लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई भी दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए में नहीं रहने वाली कोई बात नहीं है। इस दौरान जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव से फोन पर करीब 10 मिनट तक भी बात की। वहीं इसके पहले तेज प्रताप यादव ने भी एक बयान दिया, जिसकी भी चर्चा हो रही है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर किसी का मन डोल रहा है तो फिर वह महागठबंधन में आ सकता है। अब तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। इस मुलाकात के बाद अलग अलग तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिर एनडीए में चल क्या रहा है। आपको बता दूं कि एनडीए में रहते हुए लगातार मांझी के भाजपा के खिलाफ आ रहे बयानों को देखते हुए यह मुलाकात राजनीति में नई करवट ले सकती है।
दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने हाल ही में 64वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया था। इस परीक्षा में एक लड़की ने इतिहास रच दिया है। यह गोपालगंज की रहने वाली रजिया सुल्तान डीएसपी के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम महिला बन गई है। यह फिलहाल रजिया सुल्तान बिहार सरकार के बिजली विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन अब जल्द ही वे इस नौकरी को छोड़कर खाकी वर्दी में नजर आने वाली है। रजिया सुल्तान बिहार के गोपालगंज की रहने वाली है, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा झारखंड के बोकारो से पूरी की, क्योंकि उनके पिता मोहम्मद असलम अंसारी बोकारो स्टील प्लांट में स्टेनोग्राफ के पद पर तैनात थे। यह 2016 में उनका निधन हो गया था। उनकी मां अभी भी बोकारो में रहती है। रजिया सुल्तान ने बताया है कि 6 बहनों और एक भाई में से वह सबसे छोटी है। रजिया के मुताबिक साल 2009 में बोकारो से 10वीं और फिर 2011 में 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद वे जोधपुर चली गई, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। रजिया ने कहा है कि वह बचपन से ही लोक सेवा आयोग की परीक्षा देना चाहती थी। डीएसपी के लिए चयनित होना एक सपने के सच होने जैसा था। जी हां, वह 2017 में बिहार सरकार के बिजली विभाग में सहायक अभियंता के रूप में शामिल होने के बाद से बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 2018 में रजिया सुल्तान ने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी और फिर 2019 में मेंस परीक्षा में पास किया। इसके बाद इंटरव्यू दिया और फिर इस साल घोषित नतीजों में डीएसपी के पद पर उनका चयन हो गया है। एक इंटरव्यू में रजिया सुल्तान ने कहा है कि मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। कई बार लोगों को न्याय नहीं मिलता है, खासकर महिलाओं को। महिलाएं पुलिस को उनके खिलाफ अपराध की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने से कतराती है। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 74 साल के हो गए हैं। जी हां, कल उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए परिवार और पार्टी दोनों ने तैयारियां की थी। हालांकि लालू प्रसाद की सेहत और कोरोना के प्रोटोकॉल का असर उनके जन्मदिन पर जरूर दिखा, लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो शख्सियत है वह उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखती है। दरअसल 11 जून की तारीख भारतीय इतिहास में इसलिए काफी मायने रखती है क्योंकि इस दिन एक ऐसा बच्चे का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर न सिर्फ भारतीय राजनीति की तस्वीर और तकदीर को बदला, बल्कि उस तबके की भी सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया, जी हां, जो लंबे समय से अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। 11 जून 1948 को गोपालगंज जिले के फुलवड़िया गांव में पैदा हुए लालू प्रसाद यादव ने प्रतिकूल हालात को अपने अनुरूप बनाया और उसी को साधन बनाकर एक छोटे से गांव से निकलकर सियासत के उन धुरंधरों में अपना नाम शुमार किया जो देश की सियासत का रुख बदलने का मादा रखते हैं। लालू प्रसाद यादव सियासत के ऐसे सेफ हैं जिन्हें बखूबी मालूम है कि किस पकवान में किस चीज का तड़का लगाने से वह ज्यादा लजीज हो जाएगा। उनकी यही खासियत उन्हें दूसरे सियासतदानों से बिल्कुल अलग करती है। जब वो किसी सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर खड़े होते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि सभा में इकट्ठे लोगों का मिजाज क्या है, उन्हें कौन सा मैसेज देना है। 1974 यानी कि 1974 आंदोलन से उपजे लालू प्रसाद यादव रातों रात राजनेता बन गए। सड़क और सदन में संघर्ष करते करते उनकी राजनीतिक सोच में निखार आया, जनता की नब्ज को पहचानने का गुर आया। मौलिक सोच और संघर्ष से विकसित हुई समझ ने उन्हें काफी परिवक्ता बना दिया। यह समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों की आवाज बनकर उनके दुख दर्द पर मरहम लगाने के लिए सामाजिक न्याय का नारा दिया और इसमें हर कदम पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने साथ दिया। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने परिवार, समाज और सियासत किसी को भी कभी भी कम तवज्जो नहीं दी। यह सबको बैलेंस रखना, ना तो परिवार के लिए समाज और सियासत को छोड़ा और ना ही सियासत के लिए परिवार को पीछे छोड़ा। जी हां, उन्हें मालूम था कि परिवार से समाज बनता है और समाज से ही सियासत का रास्ता निकलता है। लालू प्रसाद यादव का बैकग्राउंड ग्रामीण था, इसलिए वे खेत के मेड़ पर साइकिल चलाना भी जानते थे और सियासी सफर पर रहे। लिहाजा उन्हें हेलीकॉप्टर से उड़ने वाली धूल का भी अंदाजा था और दोनों से फर्क को भी वे जानते थे। इसलिए ऊंची उड़ान से उन्होंने कभी नीचे के साइकिल वाले को कभी छोटा नहीं समझा। यही वजह है कि जब 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो कार की सवारी छोड़कर साइकिल से सचिवालय जाना शुरू किया। हालांकि विरोधी इसका माहौल भी उड़ाते रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव को भला कहां फर्क पड़ने वाला था। लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे सियासत को सादगी से जोड़कर रखे। उनके विरोधी भी इनकी सोच के कायल रहे। यह सियासी विरोध को लालू प्रसाद यादव ने कभी भी निजी विरोध के तौर पर नहीं लिया और यही कारण है कि आज भी लालू प्रसाद और उनकी राजनीति सबसे अलग थलग है और इसके सभी कायल है। हालांकि आज
लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य और उम्र के कारण जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जो उन्हें सामाजिक जीवन से दूरी बनाने को मजबूर करता है, लेकिन आज भी लालू प्रसाद यादव की सियासी पकड़ और जनता के नब्ज टटोलने की क्षमता बरकरार है और शायद इसीलिए उनके प्रशंसक कहते हैं कि लालू जैसे दूसरा कोई नहीं। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में हुई गिरावट के साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने 9 जून को बिहार को अनलॉक कर दिया था। करीब 1 महीने के लॉकडाउन के बाद बिहार वासियों को यह राहत मिली थी। जी वही बिहार में अनलॉक प्रथम शुरू होने के बाद गुरुवार को पहली बार सीएम नीतीश कुमार ने पटना के कई इलाकों का भ्रमण किया। सीएम नीतीश कुमार ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि लॉकडाउन को खत्म करने के बाद लोग कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन कर रहे हैं। जी पटना शहर में क्या क्या गतिविधियां चल रही है और कहां भीड़ दिख रही है। वे ये भी जान रहे थे कि लॉकडाउन खत्म करना कितना सही है। इन सभी बातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सड़कों पर भी निकले। दोस्तों, बिहार एनडीए नेताओं के बीच जारी बयानबाजी पर बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। मुकेश सहनी ने सभी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि यह समय बयान देने का नहीं है, बल्कि लोगों से किए गए वादे पूरे करने का है। मुकेश सहनी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जेडीयू और बीजेपी के नेताओं में बयानबाजी तेज है। बिहार सरकार में मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कहा है कि एनडीए गठबंधन के साथीगण से अनुरोध है कि अनावश्यक बयानबाजी से बचें एवं हम सब मिलकर बिहार की जनता से किए गए 19 लाख रोजगार के वादे पर काम करें। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है, यानी कि अगर आप ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो फिर ये काम की खबर आपके लिए है। दरअसल आप रेल यात्रा करने की अगर योजना बना रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपको किसी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर आपने कोरोना की वैक्सीन ले ली है तो फिर उसका सर्टिफिकेट ही काफी होगा। रेल मंत्रालय एक ऐसे ही प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसे इसी महीने मंजूरी मिल सकती है। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने वालों को ट्रेन में सफर के दौरान अब आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के झंझट से छुटकारा मिल सकता है। वैक्सीन लेने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट आरोग्य सेतु ऐप पर वेरीफाइड कर सकते हैं। यह सुविधा आरोग्य सेतु ऐप पर कुछ दिन पहले से ही शुरू हुई है। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर लेने वालों को अब गैस कनेक्शन बदलवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी हां, वह अपनी मर्जी से डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर को चुन सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कंपनी से गैस ले सकते हैं। जी दरअसल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जल्द ही एक नई सर्विस शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम डिजिटल एलपीजी पोर्टेबिलिटी है। इसमें ग्राहक एलपीजी सिलेंडर वितरक का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका अभी कनेक्शन इंडियन में है और आप चाहते हैं कि यह कनेक्शन भारत में हो, यानी कि भारत गैस में, तो फिर आप उसको आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। जी सरकार की ये स्कीम पहले चरण में चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची आदि में शुरू होगी। धीरे धीरे इसे दूसरे राज्यों में भी शुरू किया जाएगा। डिजिटल एलपीजी पोर्टेबिलिटी के तहत कस्टमर मोबाइल ऐप पोर्टल के जरिए लॉगिन करके अपने अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर का चुनाव कर सकेंगे। जी आप चाहे तो सिलेंडर रिफिल की बुकिंग करा सकते हैं या अन्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। ग्राहकों को वितरक के अनुसार किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए आप उसकी रेटिंग देख सकते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किसानों को प्रत्येक साल यानी कि हर साल 10,000 रुपए देने का वादा किया था। जी आज राज्य सचिवालय नवान्न में हुई ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को कृषक बंधु योजना के तहत प्रत्येक साल यानी कि हर साल 10,000 रुपए देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। जी फिलहाल इस योजना के तहत किसानों को हर साल 5,000 रुपए मिलते थे। इसके साथ ही जिनकी 1 एकड़ में कम जमीन है उन्हें 4,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले उन्हें 2,000 रुपए दिए जाते थे। आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला था और ममता बनर्जी पर किसानों और फिर केंद्र सरकार के बीच बाधा देने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि दी जाएगी। दोस्तों, बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद संजय पासवान ने विधान परिषद की समिति के सभापति के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सभापति से फैसले को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। ये वही संजय पासवान है जिन्होंने जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कहकर विरोध किया था कि जनता एक चेहरे से उब चुकी है, अब बीजेपी से नया मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये संजय पासवान बिहार में शराबबंदी और कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को नसीहत देते रहे हैं।
दोस्तों 2011 के बाद 2021 में ही जनगणना होनी थी। कुछ दिनों पहले तक बिहार में केंद्र से मिले निर्देश के बाद इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से अभी ये ठंडे बस्ते में ही इसको लेकर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सरकार पर हमला किया और केंद्र से जाति आधारित जनगणना अविलंब यानी कि अभी जल्द ही शुरू करने की मांग की है। जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा है कि वर्तमान स्थिति में देश की जनगणना आवश्यक है, परंतु कोरोना के कारण जनगणना कार्य को रोक कर रखा गया है। देश में जब चुनाव हो सकते हैं तो फिर जनगणना से परहेज क्यों? यह भारत सरकार से अनुरोध है कि 10 वर्षीय जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना अविलंब शुरू किया जाए। आपको बता दूं कि इस साल होने वाले जनगणना की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई थी। 2 चरणों में जनगणना पूरी की जानी थी। इसके लिए कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाना था। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश पर बिहार के जनगणना निदेशक के निर्देश पर ही तैयारी शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना स्थगित कर दी गई, टाल दी गई। दोस्तों बिहार में बिजली चोरी करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। जी हां, और रात में ही छापेमारी होगी। जब बिहार में बिजली की चोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, इस चोरी को रोकने के लिए रात में छापेमारी की जाएगी। साथ ही साथ बिजली चोरी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के मुताबिक पटना शहर में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ने से बार बार फ्यूज उड़ रहा है। इसकी जांच के लिए प्लानिंग तैयार की गई है। जेई को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ने का कारण ढूंढेंगे। आपको बता दूं कि बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो बिना मीटर के बिजली का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ एसी, फ्रिज, कूलर से अचानक इस्तेमाल से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ जाता है और बार बार फ्यूज उड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मिली जानकारी के अनुसार पटना के कंकरबाग, बाईपास, दानापुर, बेउर सहित रूरल इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं कि बिजली चोरी के मामले में पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 74 साल के हो गए। इस मौके पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दी है, लेकिन अनोखे अंदाज में। मीडिया के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि हम तो हर दिन उन्हें बधाई देते हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव हाल ही में चारा घोटाले मामले में रिहा होकर दिल्ली में स्थित अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। जब गुरुवार रात को ही उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी की मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव का बर्थडे केक काटा गया। इस मौके पर उनके कई परिजन उपस्थित रहे। इधर बिहार में जाने माने राजनेताओं द्वारा भी लालू प्रसाद यादव को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी जा रही है। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। दोस्तों कोरोना के चलते किए गए लॉकडाउन में कई तरह की सामग्रियों के दाम आसमान छू रहे हैं। यह घरेलू सामग्रियों से लेकर अन्य तरह की सामग्रियों के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि लोगों का बजट ही बिगड़ चुका है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कई लोग अपने घर की मरम्मत और भवन निर्माण कार्यों को चालू करने की सोच रहे थे, लेकिन फिलहाल भवन निर्माण से जुड़ी सामग्रियों की कीमतें इतनी तेज हो गई है कि वे भवन निर्माण का कार्य ही नहीं कर पा रहा है। यह खासकर बालू की कीमत आसमान छू रहे हैं। आपको बता दूं कि इन दिनों सीमांचल मिथिलांचल के बाजारों में एक ट्रॉली बालू की कीमत 12,000 रुपए को पार कर गई है। दोस्तों मानसून सत्र से पहले देश में नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यह बताया जा रहा है कि जून के तीसरे या फिर चौथे हफ्ते में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। वही मंत्रिमंडल विस्तार में सहयोगी दलों के नेताओं को भी शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी कैबिनेट में शामिल हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा की माने तो जेडीयू के 3 नेताओं को कैबिनेट विस्तार में जगह दी जा सकती है। वही बिहार भाजपा के कुछ नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। यह मोदी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच राजधानी पटना में भी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू अगर मोदी कैबिनेट में शामिल होती है तो फिर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा जेडीयू के 2 अन्य नेताओं को भी मंत्री बनाने की भी बात की जा रही है। यह जेडीयू से सांसद ललन सिंह, दिलेश्वर कामत और अनिल ठाकुर का नाम सबसे आगे है। बताया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट विस्तार में बिहार के नेताओं को भी जगह मिल सकती है। इसमें सुशील कुमार मोदी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी नाम सबसे आगे है।
दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कल जन्मदिन था। लालू प्रसाद यादव कल अपना 74वां जन्मदिन मनाया। हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के दिल्ली में स्थित आवास पर हैं। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य उनके साथ रहे हैं और केक काटकर लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया। अपने नेता के जन्म दिवस की खुशी में बिहार में उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया। लालू प्रसाद यादव आज भी बिहार की राजनीति में एक बड़ा कद रखते हैं। आज केंद्र और राज्य में भाजपा के बढ़ते कदम के बीच समर्थक उन दिनों को याद करते हैं जब लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा को रोका था। मार्च 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसी साल सितंबर में लालकृष्ण आडवाणी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर रथ यात्रा पर निकले। लालू यादव इस रथ यात्रा के खिलाफ थे। उन्होंने आडवाणी को इसके लिए निवेदन किया था कि वे रथ यात्रा नहीं करें, लेकिन आडवाणी नहीं माने थे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा करके आडवाणी ने इस रथ यात्रा की शुरुआत की थी। उन दिनों आडवाणी ने देश में एक अलग ही माहौल बना दिया था और अखबार के पन्नों पर केवल रथ यात्रा की ही झलक दिखती थी। आडवाणी 19 अक्टूबर को बिहार के धनबाद के लिए रवाना हो गए, जहां से उन्होंने रथ यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी थी। वही बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अलग तैयारी में लगे हुए थे। वे इस रथ यात्रा के विरोध में सक्रिय हो चुके थे। उन्होंने 21 अक्टूबर 1990 को पटना के गांधी मैदान में सांप्रदायिक विरोधी रैली की, जिसमें आडवाणी और उनके दल पर जमकर निशाना साधा। गांधी मैदान में खचाखच भरी भीड़ के बीच लालू प्रसाद यादव ने जब कहा कि मैं इस मंच के माध्यम से आडवाणी जी को अपील करता हूं कि वे इस रथ यात्रा को रोक दें, वे वापस दिल्ली चले जाएं। लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में कहा कि जब देश में इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, मस्जिद में इबादत कौन करेगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम 24 घंटे अलर्ट पर हैं, आडवाणी जी को सारी सुविधा दे दी है, लेकिन मेरे सामने दूसरे सवाल भी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि एक प्रधानमंत्री और एक नेता की जान की जितनी कीमत है उतनी ही एक आम आदमी की जान की कीमत है। उन्होंने कहा था कि हम अपने राज्य में दंगा फसाद को नहीं फैलने देंगे, राज रहे या फिर राज चला जाए, हम इस पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। आपको बता दूं कि आडवाणी ने यह सलाह नहीं मानी थी और अपने संबोधन में कहा है कि इस रथ को कौन रोक लेगा, किस सरकार की हिम्मत है, बीच में मत पड़ो, मंदिर वही बनाएंगे। और फिर लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। दोस्तों बिहार में शहर से लेकर गांव तक जितने भी सरकारी जमीन है उन सभी सरकारी जमीन पर किसी न किसी का अवैध कब्जा है, जिसके कारण बिहार सरकार को किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। यह खबर के अनुसार बिहार में सरकारी जमीन पर मौजूद अवैध कब्जा को हटाने के लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही साथ जिले के अधिकारियों को आदेश भी दे दिया है कि जिले में मौजूद सरकारी जमीन को चिन्हित करें और फिर उसकी डिटेल्स तैयार रखें, यह तैयार करें। आपको बता दें कि बिहार में गांव से लेकर शहर तक के जितने भी सरकारी जमीन है उस पर कोई ना कोई व्यक्ति कब्जा जमाए हुए बैठा है। यह कुछ लोगों ने तो सरकारी जमीन पर अपना घर बना लिया है। यह सरकार अब इन लोगों पर एक्शन लेने की तैयारी में है। यह अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना के कई इलाकों में सरकारी जमीन पर मौजूद अवैध कब्जा को हटाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत जल्द बिहार के अन्य जिलों में भी सरकारी जमीन से अवैध कब्जा को हटाया जाएगा। दोस्तों बिहार में बालू का अवैध कारोबार तेजी के साथ हो रहा है, जिसके कारण बालू के दाम बढ़ रहे हैं। जी साथ ही साथ लोगों को बालू की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार अब अवैध खनन करने वाले बालू माफियाओं पर एक्शन लेने के लिए तैयारी कर रहा है। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बालू खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा है कि राज्य में यानी कि बिहार में अवैध खनन करने वाले लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी, साथ ही साथ उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए पूरे बिहार में डीएम और एसपी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। दोस्तों बिहार में 60 साल के ऊपर के लोगों को सरकार के द्वारा प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, लेकिन सभी व्यक्ति को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जी हाँ, आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत 60 साल से 89 साल के बीच के लाभार्थियों को 400 रुपये हर महीने तथा 79 वर्ष के ऊपर के सभी वृद्ध को 500 रुपये हर महीने मिलता है। इसका लाभ लाभार्थी को इसके मरने तक
दिया जाता है। सरकारी आदेश के मुताबिक इस योजना का लाभ सिर्फ बिहार के मूल रूप से रहने वाले लोगों को ही प्राप्त होगा, वही अन्य राज्य के लोग इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। जबकि सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं सरकारी कर्मचारी, उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, साथ ही साथ पेंशन राशि धारक के नाम से बैंक अकाउंट होनी चाहिए। आपको बता दूं कि पेंशन की राशि सीधे बैंक अकाउंट में आती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप वेबसाइट पर जाएं, और ये वेबसाइट है www.sspmis.in। दोस्तों, BPSC परीक्षा में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रदर्शन पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि BPSC के नतीजे में अल्पसंख्यक छात्र अच्छा प्रदर्शन किया है। जमा खान ने कहा है कि CM नीतीश कुमार ने दिल से राजनीति की है। CM नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक बच्चों को फ्री में कोचिंग की व्यवस्था की है, जिससे 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में फ्री में कोचिंग से 51 छात्रों का चयन हुआ है। आपको बता दें कि बिहार अल्पसंख्यक कोचिंग की शुरुआत साल 2010 में किया गया था। वही साल 2015 में आवासीय निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई। इस बार BPSC में अल्पसंख्यक छात्रों का बेहतर रिजल्ट रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को भले ही 1 साल बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए रणनीति बनाने में अभी से ही जुट गई है। यह पिछले विधानसभा चुनाव की कमान संभालने वाले गृह मंत्री अमित शाह इस बार भी मिशन यूपी के लिए सक्रिय हो गए हैं। यह भाजपा की नजर अपने पूर्व और नाराज सहयोगी दलों को फिर से वापस लेने की तैयारी है। लिहाजा पार्टी अपना दल सहलदेव भारतीय समाज पार्टी निषाद पार्टी को साधने में जुट गई है। यह माना जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पार्टी की चुनावी रणनीति को उनके ही नेतृत्व में तैयार की गई थी। अब जब यूपी में चुनाव को सिर्फ 1 साल बचे हैं, तब एक बार फिर से अमित शाह ने जिम्मेवारी संभाल ली है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना IJIMS में 20 दिन के अंदर ब्लैक फंगस के 100 मरीजों का ऑपरेशन हुआ है, जो ये रिकॉर्ड है। यह साथ ही साथ इसे डॉक्टरों की बड़ी कामयाबी भी मानी जा रही है। खबर के अनुसार शुक्रवार को पटना IJIMS में ब्लैक फंगस वार्ड में एक मरीज का ऑपरेशन किया गया और यह 100वां ऑपरेशन बना है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IJIMS ने 20 दिनों के अंदर ही यह कारनामा कर दिखाया है। आपको बता दूं कि बिहार में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है तथा इस संक्रमण से निपटने के लिए IJIMS और एम्स ने उच्च स्तर की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार के द्वारा इन अस्पतालों में सबसे बड़ा बेड भी बनाए गए हैं। यह खबर के अनुसार बिहार में कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस के मरीज की संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। यह डॉक्टरों की माने तो ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ने पर मरीज को नाक, कान, आंख, चेहरे, साइनस के साथ दांत या फिर मस्तिष्क में भी ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।